नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी। आज छोटे बच्चे जो होते हैं 9वीं 10वीं के, वो भी क्या क्या बड़ी हरकतें कर जाते हैं। सोचकर सुनकर आपको आश्चर्य होगा। क्राइम की कहानियाँ सुनाने और दिखाने का पर्पस यही होता है कि लोग इन कहानियों को देखकर अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को रोक सकें, अपने जीवन में क्राइम के प्रति सतर्क हो सकें और आसपास हो रही ऐसी गतिविधियों को रोक सकें और खुद को बचा सकें जो उनके जीवन में हानिकारक हैं। लेकिन कई बार इन्हीं क्राइम कहानियों को देखकर कुछ लोग क्राइम करने का सीन भी क्रिएट कर लेते हैं। क्राइम को अंजाम देने की वारदात भी इन कहानियों से सीख लेते हैं। तो आज हम जो कहानी बता रहे हैं वो मध्य प्रदेश के गुना की है। यहाँ एक लड़का होता है हेमंत। ये अभी 10वीं ही इसने निकाला है। मई 2017 की ये बात है। इनकी स्कूल की छुट्टियां हो चुकी थी और ये जो हेमंत है, इनके 4 दोस्त और हैं। रितेश, हनी दुबे, लोकेश और एक जो दोस्त है, और इनके जो 5 ये दोस्त हैं। और ये लड़के 15, 16, 17 साल की एज के हैं और 9वीं 10वीं ये पढ़ के गर्मियों की छुट्टी में पांचों दोस्त आपस में घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। इसी बीच 3 लड़कों की यहाँ कत्ल हो जाता है। जिस जिस पर शक होता है कि इसने किया होगा, उस तक पुलिस पहुँचती है, लेकिन उससे पहले ही उसका कत्ल हो जाता है। बड़ी सफाई फिल्मी तरीके से कत्ल को इतने अच्छे तरीके से अंजाम दिया गया था कि जब तक पुलिस एक कत्ल की गुत्थी सुलझाती तब तक दूसरे का हो जाता, दूसरे की गुत्थी सुलझाती तब तक तीसरे का हो जाता। और इस प्रकार से क्राइम को रोकने की बजाय ये जल्दी जल्दी क्राइम बढ़ते जा रहे थे। लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझा ही लिया। और जब सुलझाया और जब इस मामले के बारे में पता चला, तो ये एक बहुत बड़ा लड़का नहीं था, छोटा 17 साल का लड़का था। और इस लड़के ने जो कत्ल की प्रक्रियाएं सीखी थी, वो क्राइम पेट्रोल से, सावधान इंडिया से, क्राइम अलर्ट से, ऐसे सीरियल देखकर उसने ये सारी घटना को अंजाम देने के तरीके सीख लिए थे। तो कभी कभी अच्छी चीज़ों की शिक्षा लेते लेते व्यक्ति इसको गलत रूप में भी ले लेते हैं। कहानी शुरू करते हैं। मई का महीना था, 2017 का ये साल चल रहा था। हेमंत अपने पांचों दोस्तों में, पैसों में भी और सभी सुख सुविधाओं में अच्छी पोजीशन में था। बाकी सब दोस्त नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। हेमंत के पिताजी तो एक बिजनेसमैन थे या सरकारी रसूखदार थे। उनके पास काफ़ी अच्छा पैसा था, घर में सभी आधुनिक सुविधाएं थी, घर मकान रहन सहन सब तरीके तौर तरीके बहुत अच्छे थे। इसी बीच हेमंत का जन्मदिन आता है और हेमंत अपने जन्मदिन के कुछ दिन पहले ही अपने पापा से बाइक लेने की जिद करता है। पापा उस समय तो टाल देते हैं कि अभी तुम छोटे हो, अभी तुम 10वीं ही पास करी है, जब तुम कॉलेज में आ जाओगे तो कॉलेज जाने के लिए मैं तुम्हें बाइक दिलवा दूंगा। लेकिन हेमंत अपनी जिद पर अड़ जाता है और कहता है, पापा मैं बाइक देख के आया हूँ, सेकंड हैंड बाइक है, कागज़ वगैरह सब कुछ ठीक है और 40,000 की आ रही है, तो आप मुझे 40,000 दे दीजिए। हेमंत के पिता 40,000 रुपये उसे दे देते हैं। हेमंत के घर से कुछ ही दूरी पर हनी दुबे का घर होता है। हनी दुबे के घर से हेमंत का घर साफ देखा जा सकता है और हेमंत के घर से हनी दुबे का घर साफ देखा जा सकता है, यानी मोहल्ले के ही ये लड़के दोस्त हैं। हनी के पास रात में जाता है हेमंत और कहता है, मैं 40,000 रुपये लाया हूँ, चलो बाइक खरीदने चलते हैं। हनी उसके साथ चला जाता है और फिर इसके बाद हेमंत कभी लौट के वापस नहीं आता है। जब 2-4 घंटे बीत जाते हैं, आधी रात बीत जाती है, तब हेमंत के पापा हनी के घर जाते हैं और जानकारी लेते हैं। हनी अपने घर पे ही मौजूद था और वो बोलता है, जी अंकल, हेमंत मेरे साथ गया था और मैंने बाइक भी उसने ली थी। इसके बाद वो बाइक लेके चला गया था और मैं अपने घर आ गया था। इसके बाद मुझे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। पापा फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं अपने लड़के हेमंत के गुमशुदगी की। पुलिस आती है, केस की तफ्तीश करती है, तलाशी पूछताछ करती है।
हनी के साथ पहली आखिरी बार हेमंत देखा गया था। तो हनी दुबे से पूछताछ होती है कि तुम्हारा साथ था, तो वो कहने लगा जी मैं भी था और बाकी दो दोस्त और भी थे, रितेश लोकेश। लेकिन बाइक खरीदने के बाद मैं हेमंत को बाइक के साथ छोड़ के अपने घर आ गया था, यानी हम दोनों यहाँ तक तो साथ में आए थे, लेकिन फिर चला गया था वो, उसके बाद मुझे नहीं मालूम। बात यहीं ख़त्म होती है और अब रितेश और लोकेश का कुछ पता नहीं है। तो लगा, पुलिस ने पहले कहा कि देखो रितेश भी नहीं है, लोकेश भी नहीं है, हेमंत भी नहीं है, ये तीनों लड़के शायद कहीं घूमने चले गए हैं गाड़ी लेकर। आप फिक्र मत कीजिए, 1-2 दिन में घूम के वापस आ जाएंगे, पैसे भी थे उनके पास, गाड़ी भी है, तो वो चले गए होंगे कहीं। एक दिन बीत जाता है। एक दिन के बाद हेमंत के फ़ोन से, हेमंत के नंबर से एक कॉल आती है हेमंत के पापा को। हेलो, हम हेमंत के किडनैपर बोल रहे हैं और 50 लाख रुपए चाहिए। अगर आपने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो हम हेमंत को मार देंगे। उस समय हेमंत के पिता डरते नहीं हैं, हिम्मत से और होशियारी से कह देते हैं ठीक है, आप मेरे बेटे को कुछ मत कीजिए, मैं आपको 50 लाख रुपए दे दूंगा, शांति रखिए, और कहाँ देना है, कितने समय कहाँ आना है, मैं सब कुछ दे दूंगा, आप मेरे बेटे को कुछ मत करिए। इसके बाद हेमंत के पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को ये सारी जानकारी देते हैं और वो नंबर देते हैं। मोबाइल का नंबर की लोकेशन पुलिस निकलवाती है, तो लोकेशन आ रही थी इंदौर की। गुना से इंदौर 250-300 किलोमीटर दूर है, वहाँ से इसकी लोकेशन आ रही थी। पुलिस इंदौर जाती है लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद फिर कुछ गुना के ही जंगल के किनारे एक डेड बॉडी आधी जली हुई मिलती है। तब पुलिस को लगता है कि इसके दो दोस्त गायब हैं, शायद रितेश ने हेमंत का किडनैप किया है पैसों के लिए। तो रितेश के घर या उसकी जानकारी के लिए वो जाते हैं, लेकिन इतनी खबर लोगों के द्वारा आ जाती है कि एक डेड बॉडी आधी जली हुई मिलती है। पुलिस जाती है, डेड बॉडी को कब्जे में लेती है, आती है और हेमंत के घर वालों को और हेमंत के जो भी दोस्त थे उनके घर वालों को बुलाते हैं, और इस लड़के की जो आधी जली हुई थी, गर्दन किसी नुकीली चीज़ से कटा हुआ था, इसको देखते हैं तो रितेश के रूप में इस डेड बॉडी की पहचान हो जाती है। यानी रितेश मारा जा चुका है, किसी ने उसका कत्ल कर दिया है। पुलिस ने सोचा कि रितेश ने हेमंत का किडनैप पैसों के लिए किया होगा, लेकिन अब रितेश भी यहाँ मर चुका है। अब हेमंत कहाँ गायब है। इसके बाद फिर लोकेश भी नहीं था, और उसका जो चौथा दोस्त था वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा था, उम्र में भी इससे बड़ा था और समझदार भी था। पूछा तुम इतनी तारीख को यहाँ से कहाँ थे, इतने बजे कहाँ थे, वो अपना सब कुछ लोकेशन सही बताता है। पुलिस उसको छोड़ देती है क्योंकि वो इन सभी शक के दायरे से बाहर हो जाता है। अब लोकेश और हेमंत का कुछ अता पता नहीं है। इसके दूसरे दिन एक और सूचना आती है कि जंगल, गुन्ना के जंगल में एक और डेड बॉडी उसी अवस्था में आधी जली हुई मिलती है। तब पुलिस जाके देखती है तो वो लोकेश की लाश होती है। इस डेड बॉडी को लोकेश की लाश के तौर पर पहचान कर ली जाती है। अब बात यहीं फिर है कि 3 दिन गुजर गए हैं और अभी हेमंत का कुछ भी अता पता नहीं है। पुलिस सोचती है कि रितेश पे शक था तो रितेश भी मारा जा चुका है, लोकेश पे शक हुआ तो लोकेश भी मारा जा चुका है, लेकिन हेमंत जो कि पहले गायब हुआ है सबसे पहले, और इसकी ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, यही अभी नहीं मिला है। इसके बारे में हमें अभी भी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस इस तरीके से परेशान होती है, लोकेशन निकालती है, फ़ोन डिटेल निकालती है, और फिर केस के उन्हीं पहलुओं पर आके रुक जाती है जहां से ये केस शुरू होता है। यानी शुरू होता है हनी दुबे और हेमंत के बाइक खरीदने से। वही आखिरी बार दोनों मिले थे और आखिरी बार उनकी ही मुलाकात और बातचीत हुई थी। फिर पुलिस हनी दुबे के घर जाती है और बातचीत करती है, आस पड़ोस में पूछती है और उनकी मम्मी का और हनी का बैकग्राउंड निकालती है, पिछला भी आगे पीछे का। तो पता चलता है कि ये हनी दुबे की जो मम्मी हैं वो अपने पति से अलग रहती हैं,
और अच्छे ठाट बाट से रहती हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और अच्छे अच्छे बड़े लोगों से इनकी मेल मिलाव है, पहचान है। एक बार हेमंत की बाइक से किसी का एक्सीडेंट हो गया था और पकड़ लिया गया था। तब हनी की मम्मी ने कॉल करके ये बाइक छुड़ा दी थी। तब इन दोस्तों को मालूम था कि हनी दुबे की मम्मी जो पावरफुल हैं वो कुछ भी करवा सकती हैं, तो उनके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। और फिर पुलिस ने और गहराई से जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये जो है इनके घर हेमंत का आना जाना था। और हनी दुबे और हेमंत की दोस्ती तो अच्छी थी ही, लेकिन हनी दुबे की मम्मी की भी दोस्ती हेमंत के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी और नज़दीक थी। तब पुलिस का माथा ठनकता है और वो फिर इस कहानी को दूसरी दिशा में ले जाते हैं। इसके बाद फिर पुलिस को सूचना मिलती है, उसी जंगल में उसी तरीके से एक और डेड बॉडी मिलती है। वो जाते हैं और वहाँ अच्छे से छानबीन करते हैं, सबूतों को देखते हैं और हेमंत का घर हनी दुबे के घर से और उस घटना वाले स्थल जहाँ लाशें मिली हुई थी, तीनों लाशें एक के बाद एक मिलती हैं। वही गर्दन कटी हुई है, आधी जली हुई हैं और इस प्रकार से ये सब कुछ मिलता है। तब पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ती है और हनी से कड़ाई से पूछताछ करती है, इनकी मम्मी को भी हिरासत में लेती है और पूछती है कि सारे शक की सुइयां अब तुम्हारी ही तरफ हैं। हेमंत भी मारा जा चुका है, उसकी लाश की भी पहचान उनकी मम्मी पापा द्वारा कर ली जाती है और अब ये माँ बेटे शक के दायरे में आते हैं और पुलिस फिर इनसे सख्ती से पूछती है। तब ये सारा राज उगल देते हैं। एक्चुअली में हनी की जो मम्मी हैं वो बहुत शौक किया रिवाज की रवैये की थी, अपने पति से तो अलग रहती थी, लेकिन उनके पास अपने शौक पूरे करने के लिए इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने देखा कि हेमंत के जो पिता हैं वो एक अच्छे पैसे वाले हैं, तो वो फंसाना तो उनको चाहती थी, लेकिन डायरेक्टली कैसे फंसाएं। इसीलिए उन्होंने हेमंत को टारगेट किया और हेमंत के माध्यम से वो उनके पिता तक पहुंचना चाहती थी। हेमंत हनी से कहा कि ये हेमंत अच्छा लड़का है, तुम अच्छे लड़कों के साथ दोस्ती करा करो ताकि तुम्हारी आगे जाके पोजीशन अच्छी बने। तो हनी ने हेमंत से दोस्ती कर ली और फिर हेमंत का घर आना जाना हो गया। इसी बीच हेमंत की माँ से भी हनी की माँ से हेमंत का कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्शन, प्यार, लिव इन रिलेशन आ गया। वो इसके माध्यम से कुछ और ही मंसूबों को पाना चाहती थी, अंजाम देना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ये सब कुछ हो गया। इसके बाद हेमंत पर और अपनी माँ पर हनी को शक हो गया और हनी ने हेमंत को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसी बीच हेमंत का बर्थडे भी था और 40,000 रुपये थे, बाइक खरीदने भी जाता था। तो हनी के मन में ये आ गया कि यही सही मौका है हेमंत को रास्ते से हटाने का। हेमंत जाता है हनी के साथ और फिर कहते हैं बाइक वाइक तो लेते रहेंगे, चलो पार्टी करते हैं, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं। तो शराब पीते हैं, शराब के में कुछ उसको नशीली बेहोशी की दवाई मिला दी जाती है और हेमंत बेहोश हो जाता है। उस समय लोकेश और रितेश भी साथ होते हैं पार्टी में और फिर इन पैसों की लालच में हेमंत हनी पैसे ले लेता है और फिर इसको जंगल में ले जाते हैं और जो शराब की बोतलें होती हैं उससे इसके सर पे वार करते हैं। उसके जो कांच के टुकड़े होते हैं गर्दन को काट देते हैं और फिर ये हनी जो है पैसे लेके घर चला जाता है और कहता है कि देखो अभी रितेश, लोकेश और हनी तीनों घर जाते हैं, माँ को ये सारी बात बताते हैं। माँ इनमें कुछ कहने की बजाय और मास्टरमाइंड बन जाती है। माँ इतने सारे पैसे देखकर लालच आ जाती है और कहती है मार तो दिया है तुमने, लेकिन अभी इस को मर्डर आप लोगों पर शक हो जाएगा क्योंकि लास्ट में ये आप तक ही दिखे थे, इसीलिए इसको और पूरे तरीके से अंजाम देते हैं। कुछ ऐसा करते हैं ताकि ये किडनैपिंग का और मर्डर का केस बन जाए और तुम लोगों पर किसी को शक भी ना हो। मास्टरमाइंड यहाँ इनकी माँ निकली। माँ के गलत संबंध है हेमंत से, इस चक्कर में हनी ने हेमंत का कत्ल कर दिया, लेकिन माँ के इरादे कुछ और थे, लालच कुछ और थी। बच्चे को समझाने की बजाय वो भी इस क्राइम में कूद पड़ती हैं, शामिल हो जाती हैं
और फिर लोकेश रितेश से कहती हैं कि तुम ये हेमंत का मोबाइल लेके यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और फिर किडनैप फिरौती की रकम, ताकि ये किसी को शक ना हो, और इसके जो पैसे मिलेंगे हम सब आधे आधे बांट लेंगे। इन लड़कों के मन में लालच आ जाती है और ये फ़ोन लेकर इंदौर चले जाते हैं और वहाँ से किडनैपिंग का फ़ोन करते हैं। इसके बाद फिर वो वापस आ जाते हैं दूसरे दिन ही, और फिर माँ कहती है कि पैसे आएंगे तो ये रिश्तेदार हैं, कभी ना कभी ये अपनी ज़ुबान खोल देंगे। तब रितेश को भी जंगल में ले जाते हैं, उसी तरीके से चलो उसको जला देते हैं, और फिर उस हेमंत की लाश को जलाने के लिए पेट्रोल ले जाते हैं और जलाते हैं और वापस आ रहे होते हैं। तब लोकेश को भी इसी तरीके से पीछे से शीशा की बोतल मारते हैं, गर्दन काट देते हैं कांच से और उसको भी जला देते हैं। अब बचता है रितेश। तो दोनों तीनों आ रहे होते हैं, हनी, उसकी माँ और लोकेश। तो इशारा करती हैं कि माँ आँखों आँखों में दोनों के इशारे हो जाते हैं, और फिर रितेश को भी ऐसे ही मार देते हैं तीनों को, और अपने घर आके आराम से ये रहते हैं पैसों के इंतज़ार करने की, दोबारा फ़ोन कॉल आएगा, इतने सारे पैसे आ जाएंगे। ये सारा भांडा फूट जाता है, गुनाह कबूल हो जाता है, और जब पुलिस इन तक पहुंचती है, पकड़ती है, तो पुलिस को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी बड़ी बड़ी हरकतें कर लेते हैं और बड़ी सफाई से करते हैं। तब उनसे पूछा गया कि तुम्हें ये सब करने का आइडिया कहाँ से आया, तो बताते हैं कि हम क्राइम सीन, क्राइम पेट्रोल, क्राइम की जो सीरीज़ है वो देखा करते हैं, और उसी से हमें ये आइडिया आया था। तो नाबालिग जो बच्चे होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में 2012 में, उसमें भी एक लड़का, 6 लड़कों में से एक लड़का नाबालिग था, 17.5 साल उसकी एज थी। लेकिन कभी कभी एज और क्राइम को भी ध्यान में रखते हुए उस समय फिर कोर्ट ने ये फैसला किया था कि अगर एक व्यक्ति, बच्चा नाबालिग है और उसने क्राइम किया है, तो फिर क्राइम कैसा किया है उसके हिसाब से उसको सज़ा दी जाएगी या छोड़ा जाएगा। या फिर अगर क्राइम बड़ा है और ऐसा कुछ क्राइम किया है जिस क्राइम से और भी बच्चों को करने की इससे प्रेरणा मिलेंगी, तो फिर उन्होंने नाबालिग के क्राइम को ध्यान में रखते हुए इन पर भी सज़ा का एक प्रावधान बनाया था। इसी के चलते इस बच्चे को भी और इसकी माँ को भी अरेस्ट किया गया। आगे पूरी छानबीन हुई और फिर केस में क्या हुआ होगा ये सब तो हम समझ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी चीज़ के दो पहलू हो जाते हैं। लोग किसी चीज़ को हम अच्छे के लिए समझाते हैं, सतर्क करने के लिए, और फिर बहुत सारे लोग उसको गलत तरीके से लेकर अपने जीवन में क्राइम कर लेते हैं। तो पाँव उतने ही पसारिए जितनी चादर हो, और अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए और थोड़ा मेहनत करिए अपने सपने पूरे करने के लिए। जो टेढ़ा और आसान रास्ता आप अपना लेते हो, शॉर्टकट रास्ता, जल्दी से जल्दी अमीर बनने का, शौक़ पूरे करने का, वो आपकी ज़िंदगी को फिनिश ही करता है, एंड ही करता है, और उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरा तो मानना ये है कि आप वर्तमान में जैसा जीवन जी रहे हैं, जिस सुविधाओं के साथ, उसमें आप जिस रंग रूप के साथ, जिन सुविधाओं के साथ, जिस नौकरी के साथ, जिन कपड़े लत्तों के साथ, घर परिवार के साथ, आप अपने अंदर से खुश रहने की कोशिश कीजिए। खुशी कहीं बाहर दुनिया में, धन दौलत में, रिश्ते नातों, बाजार, सामान, वस्तु, इनसे खुशी का कोई लेना देना नहीं है। आज बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग, अमीर, बड़े कामयाब लोग भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तनाव का शिकार होते हैं, अवसाद का शिकार होते हैं। और बहुत सारे गरीब लोग कमाते खाते हैं और खुश रहते, खुल के हंसते हैं। बड़े लोग तो खुल के हंस भी नहीं पाते हैं, कहीं लोग देखेंगे तो कहेंगे देखो कैसे गवारों जैसे हंस रहा है। तो हंसी की भी एक लेवल बना के रखी है लोगों ने, लेकिन हंसी खुशी का धन दौलत से, रिश्ते नातों से, चीज़ों से कोई संबंध नहीं है। आप अपने मन से खुश रह सकते हैं, अपनी वर्तमान की सुविधाओं के साथ भी खुश रह सकते हैं, वर्तमान आपके जो भी साथी हैं, घर परिवार हैं, उनके साथ भी खुश रह सकते हैं। बशर्ते ये है कि आप अपने जीवन में खुशी खुशी से अपने सपनों को पूरी करने के लिए मेहनत कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कीजिए कि किस आप फील्ड में आप जल्दी से सफल हो सकते हैं।
अगर आपको ऐसा लगता है चोरी डकैती क्राइम करके आप जल्दी से सफल हो सकते हैं, तो ये तो आपकी विनाशकाले विपरीत बुद्धि ही है। इससे बच के रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।